हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है हमारी, उसका जनरली हम लोग वैल्यूएशन जो करते हैं वो कैसे करते हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, यानी जो हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का जो मेथड होता है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का होता है। लेकिन हम किसी किसी कंडीशंस के अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को भी FVTPL, दैट मींस फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, सब्सिक्वेंटली रीमेजर कर देते हैं। जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट रीजन था, आपका इंपॉर्टेंट रीजन था, वो था आपका अकाउंटिंग मिसमैच। और उसके बाद में मैंने दोस्तों आपको एक बार बताया था कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का जब अपन फेयर वैल्यूएशन करते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की जो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो है फाइनेंशियल गारंटी। अर्स्टवाइल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम कभी गारंटी की अकाउंटिंग नहीं किया करते थे, क्योंकि गारंटी एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती थी। फ्यूचर के किसी सर्कमस्टांसेस के इनकर होने पर ही वो मटीरियलाइज होती थी, तो हम उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी के रूप में डिस्क्लोज कर देते थे। बट यदि फाइनेंशियल गारंटी हमने दी है, राइट, अगर फाइनेंशियल गारंटी नहीं होती तब तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर गारंटी आपकी फाइनेंशियल नेचर की है तो उस फाइनेंशियल गारंटी को हमें अकाउंट फॉर करना होता है, और वो भी कैसे? फेयर वैल्यू पे। यानी फाइनेंशियल गारंटी को हमको फेयर वैल्यू पे बुक करना होता है, ऐसा हमारे इंड एस ने कहा है। ठीक है, इंड एस 109 के हिसाब से हम फाइनेंशियल गारंटी को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। अब इसका यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है 12.64, जो न्यू एडिशन है आपका स्टडी मटेरियल, वहां पे ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो पैराग्राफ नंबर ये डी है, इसका सेकंड पार्ट आप रेफर करेंगे तो यहां पर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेकिन इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया है। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी के अंदर, जी हाँ, रिवीजन टेस्ट पेपर जो है हमारा आरटीपी May 21 के आरटीपी का एक क्वेश्चन है जो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर डेडिकेटेड है। और इसके अंदर फाइनेंशियल गारंटी तो है ही, साथ साथ में इसका फेयर वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा, प्लस इसके अंदर इंपेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी शामिल है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये रिवीजन टेस्ट पेपर का, जो कि अभी तक फ्रेशली इनकॉर्पोरेट किया गया है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये इंस्टीट्यूट के ITFG बुलेटिन नंबर 16 से लिया गया है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ने ये जो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया है और आपके आरटीपी में इंसर्ट किया है, ये ITFG 16 जो है इंडेस का जो डॉक्यूमेंट है, ITFG 16 के रेफरेंस को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन पहले दिखाता हूं एंड देन फिर हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास में यहां पर 1 अप्रैल 20x1 को एक सन लिमिटेड करके कंपनी है जो गारंटी देती है, 10 लाख रुपए का लोन है और सब्सिडरी का लोन है। ठीक है ना, ये लोन 10 लाख रुपए का है और सब्सिडरी का लोन है, दैट मीन सब्सिडरी ने लोन लिया है लेकिन इसकी गारंटी सन लिमिटेड ने दी है। ठीक है, नाउ अब सीधी बात है सर, अगर सब्सिडरी के लोन की गारंटी सन लिमिटेड ने दी है तो जाहिर सी बात है ना कि सन लिमिटेड हमारा होल्डिंग कंपनी हो गया यहाँ पे, और होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के साथ में ऐसे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हमने 109 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक बार पहले भी डिस्कस किया था, जहां पे क्या होता है कि होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में ही इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर होल्डिंग सब्सिडरी को लोन देता है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट का एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, है ना। डिफरेंशियल का जो भी एडजस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट में होता है। अगर होल्डिंग टू सब्सिडरी का ट्रांजैक्शन है, मतलब डाउनस्ट्रीम नेचर का कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग कहां पे करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स में कर देते हैं। लेकिन अगर उल्टा ट्रांजैक्शन हुआ तो सब्सिडरी ने यदि अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन किया, दैट मींस होल्डिंग को कोई लोन वगैरह दिया है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट सैंक्शन किया है, तो उस परिस्थितियों में हम सब लोग क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, दैट इज द एडजस्टमेंट टू इक्विटी, उसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या डीम्ड इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, राइट। ये दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 109 के वीडियो में सीखे थे दोस्तों। तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको एज इट इज ध्यान में रखना ही है। उसके अंदर आपका यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन और होने जा रहा है, और वो एडिशन ये होने जा रहा है कि इस बार लोन नहीं दिया जा रहा है, होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में लोन एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, रादर देन लोन का जो फाइनेंसर है वो तो कोई और है। अब यहाँ पे लोन कहां से मिल रहा है? आपको लोन मिल रहा है बैंक की तरफ से। देखिए, ये बैंक का नाम है बैंक STDK। अब ये STDK नाम की एक बैंक है और यहां से हमने ये जो लोन है लिया है, सब्सिडरी कंपनी ने लोन लिया है और इसकी गारंटी जो है वो होल्डिंग कंपनी ने दे दी। ठीक है ना, और गारंटी देने की वजह से ये 3 साल का जो लोन है इसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा।
ठीक है, बैंक आपसे 8% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोन हमने नहीं दिया, बट हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करी है, गारंटी इशू करी है। किसको? बैंक को गारंटी दी है कि भाई हमारा सब्सिडरी कंपनी यदि पेमेंट नहीं करता है, कोई डिफॉल्ट करता है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम आपको पैसा दे देंगे, चिंता क्यों करते हो, आप तो सब्सिडरी को लोन दीजिए। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं अपने लोग। दूसरी बात कहता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड द प्रिंसिपल इज रीपेड एट द एंड ऑफ द लोन टर्म। ठीक बात है, 3 साल का लोन है, बहुत छोटा सा पीरियड है, और इस 3 साल के अंत में, एंड ऑफ द लोन टर्म में, हम आपका जो प्रिंसिपल होगा बुलेट रिपे करवा देंगे। ठीक है, चलिए ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई। बाद में कहता है इफ सन लिमिटेड हैड नॉट इशूड अ गारंटी, बैंक STDK वुड हैव चार्ज्ड Moon Limited an interest rate of 11% and Sun Limited does not charge Moon Limited for providing the guarantee। तो गारंटी जो है वो कंसिडरेशन लेस है, मतलब गारंटी के लिए कोई कंसिडरेशन जो है वो चार्ज नहीं किया गया है। और यदि ये गारंटी नहीं दी जाती तो आपको पता है, आपको बैंक जो ब्याज चार्ज करती, इंटरेस्ट चार्ज होता, वो 11% होता। इसका मतलब गारंटी से बैंक को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, और बैंक ने आपको ये कंसेशन भी दिया कि आप अगर अपनी होल्डिंग कंपनी से गारंटी दिलवा देते हैं हमको, तो हम आपको 8% पे लोन देंगे, अदरवाइज हम आपको 11% पे लोन देंगे। तो कम से कम होल्डिंग कंपनी ने हमें फंड्स ना दिए तो क्या हुआ, उसकी गारंटी तो काम आई। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 8 और 11% इफेक्टिवली देखा जाए तो संस्था को, एंटरप्राइज को 3% का फायदा हुआ ना, है ना, 3% का फायदा हुआ बिकॉज ऑफ दिस गारंटी, है कि नहीं। अब देखिए ऑन 31st March X2 there is 1% probability that Moon Limited may default on the loan in the next 12 months। अब 31st March X2 को ऐसा लगता है कि हमारी जो probability of default है वो 1% है हमारे ग्रोस एक्सपोजर का। तो जो 10 लाख का जो हमने लोन दिलवाया है हमारे सब्सिडरी को बैंक से, उस पे हमको लगता है कि 1% डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब कहता है इफ मून लिमिटेड डिफॉल्ट्स ऑन द लोन, सन लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम मून लिमिटेड। यदि यहां पर देखिए, यदि कोई डिफॉल्ट होता है ना लोन के अंदर, जो मून लिमिटेड यदि कर रहा है, मून कौन है, मून है हमारा सब्सिडरी, तो मून के द्वारा यदि कोई डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट होने पर सन लिमिटेड को पैसा देना पड़ जाएगा बैंक को, और मून से हम कुछ रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मून के पास में फंड्स ही नहीं है, वो कहां से पैसा देगा, भले ही चाहे वो हमारी सब्सिडरी है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए सीधी बात है, अब हमारी गारंटी यहां पे मटीरियलाइज हो सकती है, क्योंकि अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो हमने जो गारंटी दी है वो हो सकती है यहां पे यूटिलाइज। अब देखिए यहां पे आपको क्या समझना है, ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का पॉइंट आ गया, इंपेयरमेंट का पॉइंट आ गया है, कहां पे, गारंटी के क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर आपके कहते हैं ना स्टडी मटेरियल के मतलब जो आपके आरटीपी है, एमटीपी है, पास क्वेश्चन पेपर है, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया, गारंटी का भी और साथ ही में उसका कॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का। तो यहाँ पे आपको ये 1% क्रेडिट लॉस जो है वो कैसे निकालना है, गारंटी की वैल्यूएशन, इनिशियल वैल्यूएशन कैसे करनी है, गारंटी का सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन कैसे करना है, ये काफी सारे चैलेंज हमारे सामने यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बाद में ये जो आपका 31 मार्च X2 को जो ये आपका एस्टिमेट था, ये तो आपका चलो यहाँ पे पूरा हो गया। 31 मार्च X3 जस्ट एक साल बाद में 3% प्रोबेबिलिटी है कि मून लिमिटेड में डिफॉल्ट ऑन द लोन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इफ मून लिमिटेड डिफॉल्ट ऑन द लोन, सन लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम मून लिमिटेड। देखिए अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो हम मून से कोई भी पैसा नहीं ले पाएंगे। कहता है प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी एज पर इंड AS नंबर 109 in the books of Sun Limited on initial recognition and in subsequent periods till 31st March X3। तो यहां पे आपको गारंटी की अकाउंटिंग करनी है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग ऑफ गारंटी। तो आइए सबसे पहले तो हम हमारे इंड AS के प्रोविजन को समझते हैं कि इंड AS क्या कहता है गारंटी की अकाउंटिंग के लिए। कहता है कि फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट्स टू प्रोवाइड अ लोन एट अ बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट हायर ऑफ। देखिए बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट कैसे हुआ, बैंक 11% पे आपको लोन देती है, लेकिन आपकी गारंटी इशू करने की वजह से आपके सब्सिडरी को 8% पे लोन दे दिया गया, क्योंकि रिस्क कम हो गई ना, बैंक को रिस्क कम हो गई कि सब्सिडरी नहीं तो कम से कम होल्डिंग दे देगा। तो ऐसी गारंटी के लोन के लिए आपको अपनी गारंटी का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, देखिए
यहां पे इन्होंने सबसे पहले जो बात बताई है वो कह दिया है कि सब्सीक्वेंटली मेजर्ड एट। अब इनिशियल मेजरमेंट के बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। इनिशियल मेजरमेंट होता है फेयर वैल्यू पे, है ना। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पूरा चैप्टर क्या कहता है, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या गारंटी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या? बिल्कुल है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका बैंक के साथ में, ऐसे ही थोड़ी ना है कि ओरली गारंटी इशू हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट से आपके रिसीवेबल पेबल जनरेट हो रहे हैं। आपका पेबल जनरेट हो सकता है, बैंक के लिए वो रिसीवेबल जनरेट हो सकता है, इन केस की गारंटी मटीरियलाइज हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पर ये कहते हैं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इसका ऐसे होगा। तो इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगा सर? देखिए देखो सर, इनिशियल मेजरमेंट तो होगा फेयर वैल्यू पे, उसमें तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक बार आपने फेयर वैल्यू पे इनिशियली वैल्यू कर दिया अपनी फाइनेंशियल गारंटी को, बाद में क्या करेंगे? बाद में कहता है कि आपको इस गारंटी को कैरी ऑन रखना है अमाउंट ऑफ द लॉस अलाउंस, आपका जो भी लॉस अलाउंस का अमाउंट है, एक तो वो, और दूसरा अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेस when appropriate the cumulative amount of income recognized in accordance with the principle of Ind AS 115। अब ये वाली बात यहां पर दोस्तों बिल्कुल ही समझ नहीं आ सकती है जब तक कि इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो हम ना कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लिया इंस्टीट्यूट ने, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर क्वेश्चन यहां पे आपको बहुत अच्छा बना के दिया। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम फाइनेंशियल गारंटी का इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं। हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल गारंटी का इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है, अब आपको पता है एज पर IFRS 9 या एज पर इंड AS 109 इसका जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा वो कैसे होगा? फेयर वैल्यू पे होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एज पर इंड AS 109 फाइनेंशियल गारंटी इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। अब ये तो बहुत इजी है कि अगर मैं आपको फेयर वैल्यू बता दूं इस गारंटी की, तो आप इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन कर लो। ठीक है, लेकिन जब हमें फेयर वैल्यू खुद से ही निकालनी पड़े और आपके पास में क्वेश्चन में डेटा हो, देखिए इस क्वेश्चन में डेटा सफिशिएंसी है जहां पे आप फेयर वैल्यू से इस गारंटी को वैल्यू कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके वो फेयर वैल्यू यहां पर नहीं दी हुई है तो आप फेयर वैल्यू निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाली जा सकती है दोस्तों। और बहुत बहुत ही एकदम सिंपल शब्दों में आप समझिए कि अगर इसको अपन लेमन अंडरस्टैंडिंग के रूप में इवैल्यूएट करें कि भाई गारंटी है, इस गारंटी की फेयर वैल्यू क्या है? अरे जितना पैसा आप ये गारंटी के बिना बैंक को देते ब्याज का, राइट, आपको 11% ब्याज देना पड़ता ना बैंक को, लेकिन गारंटी इशू किया तो कितना परसेंट ब्याज देना पड़ रहा है? 8%। तो यही तो ताकत है ना गारंटी की। तो गारंटी की फेयर वैल्यू क्या है? ये डिफरेंस 3%। जो डिफरेंस 3% आप सेव कर रहे हो वही तो आपकी गारंटी का सेविंग है। आप इसको ऐसे भी कर सकते, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, आप कैसे भी कर सकते हो। देखिए इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वही गारंटी का फेयर वैल्यू बनने वाला है, क्योंकि बैंक आपसे 11% डेफिनेटली चार्ज करता यदि आपके पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी ने गारंटी नहीं दी होती। तो बैंक आपसे 11% चार्ज करता, लेकिन बैंक अभी आपसे कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 8% चार्ज कर रहा है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल विच इज व्हाट 11% माइनस 8%, दैट इज 3%। ठीक है, और लोन अपना कितने का है? लोन है हमारा 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन है। तो देखिए ओवर अ पीरियड 1, 2 और 3 ईयर का ये पीरियड है, और इन 3 साल में आपको इस गारंटी की वजह से फायदा कितना हो रहा है? तो आप ये कहेंगे सर कि हमारा जो 10 लाख रुपए का लोन है ना, उसके ऊपर हमको 3% का फायदा हो रहा है। 10 लाख के लोन पर अपने को 3% का फायदा हो रहा है, विच इज 30,000 एंड 30,000।
तो कुल मिला के देखा जाए तो इस गारंटी की पावर कितनी आ रही है, तो आप यही कहेंगे सर कि ये जो गारंटी है ना, इसके अंदर टोटल 90,000 रुपीस की ताकत है। ये गारंटी की वजह से 90,000 रुपए हमारे बच गए। किसके बच गए? सब्सिडी के बच गए, राइट। अब सब्सिडी के ये 90,000 रुपीस बच गए, लेकिन यहां पर जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के तो इतने रुपए लगने की जगह हो गई ना। इनकेस यदि सब्सिडी कोई डिफॉल्ट करती है तो उसके लिए 90,000 रुपीस का ये गारंटी जो है वो एज ऑन टुडे बन गया है। मतलब ये गारंटी का जो वैल्यू आएगा ना 30 90,000, ये 90,000 क्या है? ये इनिशियल वैल्यू ऑफ गारंटी है। अब यहां पे आप कहेंगे सर कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये तो सब टाइम गैप आ रहा है इनके अंदर, और हमारे IFRS और हमारे जो इंड AS के स्टैंडर्ड्स हैं वो कभी भी आपके टाइम वैल्यू को इग्नोर करते ही नहीं है। टाइम वैल्यू को इग्नोर कर दिया तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पे आपको क्या करना है कि ये गारंटी का जो वैल्यू है वो आपको इतना इतना अमाउंट सेव करके देगा, राइट, सब्सिडी को इंटरेस्ट टर्म्स के अंदर, और आपको इतने अमाउंट का एक प्रकार से कह सकते हैं कि गारंटी का बर्डन उठाना पड़ सकता है। तो ये टोटल 90,000 की गारंटी नहीं है, बल्कि इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। आप इनका क्या निकालिए? प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये लीजिए प्रेजेंट वैल्यू, कौन सा फैक्टर लगाए? एट द रेट ऑफ 8% या फिर एट द रेट ऑफ 11%, कौन से रेट से आप इसको डिस्काउंट करेंगे? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि 8% से बिल्कुल भी इसकी डिस्काउंटिंग मत कर लेना, गलत हो जाएगा। रीजन देखिए, सुनिएगा। 8% से हम तब डिस्काउंट कर सकते हैं जब एक्चुअल में इस कैश फ्लो का जो जेन्युइन बाजार के अंदर जो रेट चल रहा है वो 8% है, जबकि बाजार में असली मायने में देखा जाए तो 11% का रेट चल रहा है। आपकी गारंटी की वजह से आपसे 8% लिया जा रहा है। तो इसका मतलब फेयर इंटरेस्ट रेट आपका 11% है। तो आपको अपने इन गारंटी का जो डिफरेंशियल है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैश फ्लोज है ना, ये आपके क्या हो गए? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैश फ्लोज इन फाइनेंशियल गारंटी, यानी फाइनेंशियल गारंटी में हमारे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैश फ्लो जो है वो ये है 30 और जबकि हमको क्या करना है? इसका टोटल ना लेते हुए हमको इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो आइए 11% से हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए 30,000 डिवाइडेड बाई 1.11, तो ये आ जाएगा 27027 27027। अगली साल हो जाएगा 24349 और उससे अगले साल हो जाएगा 21,936। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गई, तो जो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है यही तो मेरा गारंटी का फेयर वैल्यू है। यानी आप अपने सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लीजिए, ये आपके गारंटी का फेयर वैल्यू आ जाएगा, which is 27027 plus 24349 plus 21936। यानी ये जो मेरी गारंटी है दोस्तों, इस गारंटी की इनिशियल रिकॉग्निशन करने के लिए मैं तैयार हूं। ये हो गया आपका 73,312 रुपीज। इस गारंटी की पावर ये है कि ये 73,312 रुपीज का अभी इनिशियल एस्टिमेट दे रही है मुझे, राइट। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर लोन तो टोटल 10 लाख का है, कल को 10 लाख का पूरा डिफॉल्ट हो गया तो देखिए दोस्तों, आप लायबल हैं। 10 लाख का पूरा डिफॉल्ट हो गया तो आप पूरा 10 लाख देने के लिए लायबल है, बट जरूरी नहीं ना कि 10 लाख का डिफॉल्ट होगा ही होगा। हो सकता है डिफॉल्ट कम का हो या हो सकता है डिफॉल्ट हो ही ना। तो इंड AS कहता है कि इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर करने से अच्छा तो यह है कि गारंटी की जो भी फेयर वैल्यू बनती है उस फेयर वैल्यू पे आप उसकी अकाउंटिंग करो, बाद में उसको चेंज करते रहना, ठीक है ना। एक बार तो आप उसकी अकाउंटिंग कर दो, बाद में आप उसकी गारंटी की वैल्यू को क्या करते रहना? चेंज करते रहना, ठीक है। तो रादर देन कंप्लीटली इग्नोरिंग द फाइनेंशियल गारंटी, we have to recognize the guarantee as per the fair value, relevant fair value, and subsequently उसका फिर कैसे मेजरमेंट करना है वो हमने स्टडी मटेरियल में अभी उस लाइन में देखा ही था। तो ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा गारंटी का। अब आइए बात करते हैं इस इनिशियल रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग की, है ना। अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं अब यहां पे। तो अकाउंटिंग कैसे होगी? गारंटी होल्डिंग कंपनी ने, एच लिमिटेड ने अपने सब्सिडरी कंपनी को इशू करी है। तो होल्डिंग कंपनी गारंटी देने वाला है।
और जैसा कि आपको पता है कि गारंटी आपके लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी हो गई, फाइनेंशियल गारंटी एट फेयर वैल्यू आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 73,312। चलिए सर, गारंटी एक प्रकार से हमारी लाइबिलिटी होती है, हमने क्रेडिट तो कर दिया। नाउ सर डेबिट किसको करें, डेबिट किसको किया जाएगा? 73,312। देखिए क्या हमने कोई कंसिडरेशन लिया है गारंटी इशू करने के बदले? कंसिडरेशन लिया होता तो हम कैश वगैरह डेबिट करते, बैंक डेबिट करते, लेकिन हमने तो कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं है। तो जब हमने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है और आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर एक प्रकार से कुछ उपकार कर रहा है, कुछ मदद कर रहा है उसकी, है ना, होल्डिंग सब्सिडरी से, जिसके लिए वो कुछ ले नहीं रहा है, तो एक प्रकार से ये होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया सब्सिडरी की तरफ। समझ गए ना, डीम्ड इन्वेस्टमेंट। जी हां, एकदम सही बात कही आपने, क्योंकि हमने जब एक बार पहले भी इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन किया था जहां पे क्या होता है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कंसेशनल रेट के ऊपर लोन देता है, तो वो जितना भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो डिफरेंस अमाउंट क्या है, वो डीम्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अपने लोग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। नाम क्या है उसका, कंपनी का नाम जो भी होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, मून लिमिटेड है ना, सॉरी। तो इन्वेस्टमेंट इन मून लिमिटेड। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन से हो जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट हमारे हो जाते हैं डीम्ड, ये आपके डीम्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। समझ गए? वैसे हमने कोई शेयर्स वगैरह परचेज नहीं किया, ये कोई शेयर परचेज करना नहीं है, बट ये पैसा इन्वेस्ट हो गया। किस मतलब, देखिए जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसके शेयर ही खरीदें, ठीक है ना। आप जो भी उस कंपनी की हेल्प कर रहे हो और उसके बदले आपको यहाँ पे और कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आपका जो 73,312 रुपीज का ये जो गारंटी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ये गारंटी का डेबिट इफेक्ट कौन लेगा? करस्पॉन्डिंग डेबिट। हर जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों होने, तो आप केवल गारंटी को रिकॉग्नाइज करोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल गारंटी आपने रिकॉग्नाइज कर ली, डेबिट तो किसी न किसी चीज को करना पड़ेगा। अब डेबिट यहां पे हम किस चीज को करेंगे, डेबिट हम यहां पे करेंगे इन्वेस्टमेंट लेग को। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये गारंटी जो है वो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को दी है। समझ गए? अब यहां पे कुछ लोग ये डाउट पूछ लेते हैं कि सर ये इन्वेस्टमेंट की जगह हम लोग इसको पीएनएल में डाल दें, क्योंकि खर्चा हो गया एक प्रकार से हमारा। डेफिनेटली दोस्तों हम इसको पीएनएल में डाल देते यदि हमारा ये ट्रांजैक्शन H2S की तरफ नहीं होता, इसका स्ट्रीम H2S की तरफ नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होता, तो हम गारंटी को प्रॉफिट लॉस के थ्रू अकाउंट फॉर करते। लेकिन यहाँ पे तो हमारा सब्सिडरी है और सब्सिडरी तो हमारा ही है ना दोस्तों। और सब्सिडरी को यदि आप कोई अकाउंट मतलब सब्सिडरी को हम कोई गिफ्ट दे रहे हैं, सब्सिडरी को हम कोई हेल्प कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये हमारा उस सब्सिडरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया। इसीलिए तो इंडिया इसे क्या कहता है, डीम्ड इन्वेस्टमेंट कहता है ना। तो ऐसे इसकी अकाउंटिंग करी जाती है। ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गारंटी। पहला स्टेप यहां पे अभी तक क्लियर हुआ है। अभी तो बहुत कुछ इसमें सीखना है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट स्टेप हो गया कि गारंटी को हमने सबसे पहले फेयर वैल्यू करके अकाउंट फॉर कर दिया। आइए अब दोस्तों, पहला इनिशियल रिकॉग्निशन होने के बाद में हमारा जो मॉड्यूल हमें सिखाता है ना, वो मॉड्यूल तो ये सिखाता है कि भाई सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऐसे करो, मेरे हिसाब से करो, है ना। अब ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करना है, देखिए नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, अब ये तो रटने वाली बात हो गई, ठीक है, कि ये नंबर 1 का जो भी नंबर होएगा, दूसरे वाले जो लाइन आइटम का जो भी नंबर होगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके ऊपर हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। बट दोस्तों ये लगाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गारंटी को आगे लेकर कैसे जाया जाता है। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहां पे सेकेंड लाइन में, ये एक्चुअल में इसका मतलब है क्या, देखिए अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेस। तो अब अपने को समझ में आने लग गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच इज 73,312 रुपीज। दैट वाज माय अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड। उसमें से आपको कुछ लेस करना है। क्या लेस करना है, when appropriate the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of Ind AS 150। cumulative amount of income recognized, ये क्या बात हुई? देखिए अब एक बार Ind AS 115 को आप छोड़ दीजिए, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ठीक है, मैं आपको नॉर्मल लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, गारंटी देने के दो ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। गारंटी को इश्यू करने के दो ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक,
आपकी गारंटी जो आपने दी है वो मटीरियलाइज होगी आगे चलकर, दूसरा जो गारंटी आपने दी है वो कभी भी मटीरियलाइज नहीं होगी। इसका मतलब सब्सिडरी एक बहुत अच्छी भली कंपनी है, वो अपना लोन खुद पे कर सकती है। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि होल्डिंग कंपनी का गारंटी है, कल को कोई दिक्कत विक्कत हो गई तो होल्डिंग कंपनी आएगा और उसको पे करके चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अब ये गारंटी होती है आपकी अमोर्टाइज। नाउ दिस गारंटी विल बी अमोर्टाइज्ड इन योर प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज आपको पता है कि अगर ये मेरा लाइबिलिटी है ये कभी मटीरियलाइज नहीं होने वाला है ना। अपने को इंड एस जो बोल रहा है ना उसके हिसाब से, रटने के हिसाब से काम नहीं करना। मतलब एक जो होता है ना देसी अकाउंटिंग, ये देखिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के क्या होते हैं दोस्तों, रेपरकशंस क्या होते हैं लाइबिलिटी को बुक करने के। फ्यूचर में वो लाइबिलिटी मटीरियलाइज होगी तो पेमेंट करना है, तो या तो फ्यूचर में ये एंट्री करवा दो सर कि लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चलो फिर तब समझ में आता है कि लाइबिलिटी जो बुक करी उसका पेमेंट हो गया। लेकिन ये लाइबिलिटी अगर मुझे पे ही नहीं करनी है तो मैं इस लाइबिलिटी के साथ में क्या करूंगा, जो लाइबिलिटी मैंने बुक करी है उसको मैं प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखिए एकदम शॉर्टकट वाली बात करूं ना, एकदम देसी भाषा में, जैसे पुराने लोग सोचते थे कि लाइबिलिटी 73,000 की है, अगर मुझे इसको पे नहीं करना तो आई हैव टू राइट इट ऑफ, मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा। अरे बोला सर ऐसा किया ही क्यों फिर बाद में? ऐसा किया इसलिए दोस्तों क्योंकि ये 3 साल का पीरियड है। अब 3 साल के पीरियड के अंदर पता नहीं मेरे को लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़े या ना करना पड़े, ये तो ईयर एंड पे आकर असेसमेंट करने से ही मालूम पड़ेगा ना। हर साल ईयर एंड पे हम लोग असेसमेंट करेंगे कि भाई ये लायबिलिटी का फेयर वैल्यू जो है ये यही रहेगा या इसको और भी बढ़ाना है या इसे और घटाना है। तो यहां पे इंड एस क्या कहता है, आप इसको इफेक्टिवली अपने प्रॉफिट लॉस के अंदर धीरे धीरे करके अमोर्टाइज कीजिए। सिंस आपने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया है तो इस गारंटी का अमोर्टाइजेशन टेबल भी बनाना है आपको, है ना। तो ये जो फाइनेंशियल गारंटी का अमोर्टाइजेशन टेबल, पहली बार आप ये एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फाइनेंशियल गारंटी अमोर्टाइजेशन टेबल। सर ये कैसे होता है? एकदम वैसे ही होता है जैसे अपने लोग फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल या फाइनेंशियल असेट्स का अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे। तो देखिए फाइनेंशियल गारंटी अमोर्टाइजेशन टेबल, आपको इस गारंटी को सिस्टमैटिकली अमोर्टाइज करना है। ऐसा नहीं कि बुक आज किया और आज ही पीएनएल में डाल दिया, अभी 3 साल तक वेट तो करना पड़ेगा ना। 3 साल में धीरे धीरे करके प्रॉफिट लॉस में आप इसे अमोर्टाइज करिए। ऐसे एक साथ में कर दोगे तो फिर बुकिंग करने की क्या जरूरत थी, है ना। पहली एंट्री जब आपने बुक करी उसको ही ना करते, फिर आप उसको पहले बुक कर रहे हो बाद में उसको फिर बाद में क्या कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस में डाल रहे हो ना। ऐसे मत करो, सिस्टमैटिकली अमोर्टाइज करो जैसे कि हम आपको हमेशा से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के हिसाब से सिखाते हैं। तो फाइनेंशियल गारंटी अमोर्टाइजेशन टेबल, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड जो एसीएम था ना हमारा, है ना, उसका जैसे, मतलब हम यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एसीएम है, दिस इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, है ना। ये है आपका फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू होगा ये गारंटी, ठीक है। बट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की टेक्निक को यूज करेंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूं, कहीं को आपको ये नहीं लग जाए कि फाइनेंशियल गारंटी को आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कैरी कर रहे हो। नहीं, मैं फाइनेंशियल गारंटी को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कैरी नहीं कर रहा। पहले एक बार इसकी पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कि जो हमने गारंटी की वैल्यू इनिशियली रिकॉग्नाइज कर ली उसे सिस्टमैटिकली 3 साल में कैसे अमोर्टाइज किया जाएगा। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाना है, तो इंटरेस्ट आप जानते हो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से लगेगा। आपने 11% से डिस्काउंटिंग करी थी तो 11% से आप उसका इंटरेस्ट भी लगाइए ना दोस्तों। फिर अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है और वो ये है कि फाइनेंशियल गारंटी अनएक्सरसाइज्ड और लैप्स्ड, फाइनेंशियल गारंटी अनएक्सरसाइज्ड और लैप्स्ड, ठीक है। और यहां पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। अब ये देखिए तो यहां पे हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी है 73,312, 73,312। अब आपको क्या करना है, 11% से इस पर लगाना है इंटरेस्ट, तो ये होता है सर 8064, ठीक है ना, 8064 ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब ये क्या है, फाइनेंशियल गारंटी अनएक्सरसाइज्ड और लैप्स्ड। फर्स्ट ईयर जैसे ही आपका बीत गया, सब्सिडी ने अपना पेमेंट कर दिया है बैंक को, तो कोई चिंता नहीं है ना। 30,000 रुपीज का जो फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो था वो अब अनएक्सरसाइज हो गया, एक तरीके से लैप्स हो गया। ये 30,000
30,000 और ये 30,000, दैट इज नॉट अ पेमेंट। जबकि हम लाइबिलिटी का अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे ना, उसमें क्या होता था, ये पेमेंट वाला कॉलम हुआ करता था, रीपेमेंट्स हम इसको कहते थे। ये रीपेमेंट्स नहीं है, बल्कि समय बीतने के साथ साथ आपकी गारंटी की जो वैल्यू है वो भी अब गिरते जा रही है, क्योंकि गारंटी मटेरियलाइज नहीं हो रही है ना। इसलिए सिस्टमैटिक अमोर्टाइजेशन ऐसे ही होगा कि 30,000 का गारंटी का अमाउंट पहले साल बीत गया, सेकेंड ईयर में 30,000 फिर से लैप्स हो गया, थर्ड ईयर में 30,000 फिर से लैप्स हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। और रही बात क्लोजिंग फाइनेंशियल गारंटी की, तो आइए 73,312 प्लस 8064 माइनस 30,000, तो ये होता है 51,376। 51,376 ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी हो गया। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। 51,376 इसके ऊपर लगाइए 11% इंटरेस्ट, तो वो होता है आपका 5651, ठीक है। माइनस 30,000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 27027 और लास्ट ईयर में आ जाते हैं 27027। इसके ऊपर देखिए, आपको अब जो 11% इंटरेस्ट लगाना है ना, वो आप बैलेंसिंग फिगर में लगाइएगा, क्योंकि लास्ट में अब बैलेंस जो है वो नील आना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अब आपको पता है डिस्काउंटिंग की है अपन ने, तो जितना डिजिट्स लेंगे उतना राउंडिंग ऑफ एरर तो रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो लास्ट ईयर का जो डिफरेंस है वो आप निकाल लीजिए, ये आपका आना चाहिए 2973, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट करके लेके आए, चाहे बैलेंसिंग फिगर में लेके आए, कैसे भी लेके आए, आपको ये मेक श्योर करना है कि लास्ट में ये नील है। तो वैसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 11% आ रहा है, 2972 आ रहा है। अब अपना 2973 आ रहा है, तो कोई खास बात वाली यहाँ पे कोई सीरियस वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बन गई हमारी फाइनेंशियल गारंटी का अमोर्टाइजेशन टेबल। तो दोस्तों आपको पता है ये अमोर्टाइजेशन टेबल डिपिक्ट क्या करती है, हमें क्या सिखाती है ये अमोर्टाइजेशन टेबल? ये कहती है कि आपकी जो फाइनेंशियल गारंटी स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे जो 73,000 की थी, वो ईयर एंड पे आते आते इतने की रह गई। बताइए कम हो गई क्या? हाँ कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि सब्सिडी ने पेमेंट कर दिया, गारंटी में मटेरियलाइजेशन जैसा कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ पे जब गारंटी मटेरियलाइज नहीं हो रही है, तो उस गारंटी की जाहिर सी बात है धीरे धीरे फेयर वैल्यू तो डाउन होगी ना। इतना तो हम पता लगा ही सकते हैं ना कि देखिए दोस्तों, जब हमने कोई गारंटी दी है और वो गारंटी अब मटेरियलाइज नहीं हो रही है, तो जो लायबिलिटी हमें पे नहीं करनी है, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। देखिए डाउन होती जा रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। कैसे डाउन हो रही है? आप इसको पहले 11% से अनवाइंड करेंगे और 30,000 का गारंटी आपका अनएक्सरसाइज्ड और लैप्स हो गया। अगली बार ऐसे ही हुआ और उससे भी अगली बार ऐसे ही हुआ। तो ऐसा करने से दोस्तों होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि ये गारंटी आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स नील हो जाएगी। बट दोस्तों यहां पे चैन कहां इंड एस को? इंड एस बोलता है, बोला नहीं नहीं, ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी आप दिखा रहे हो ना, दैट इज नॉट द क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट विच इज गोइंग टू बी टेस्टेड वेदर इट विल बी अ क्लोजिंग बैलेंस और नॉट। ये एक एलिमेंट है आपका। और दूसरा एलिमेंट क्या पता है दोस्तों? हम एक चीज निकाल चुके हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, सेकंड पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, देखिए सेकंड पॉइंट का पूरा कैलकुलेशन और पूरा लॉजिकली मतलब जो फ्लो है वो हम समझ चुके हैं कि जो अमाउंट हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया है, less, that is 73,000 less when appropriate the cumulative amount of income recognized in accordance with the principle of Ind AS 115। यानी जो गारंटी का इश्यूअर होता है वो गारंटी को धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस में अमोर्टाइज करता है। अमोर्टाइज करने के बाद में जो भी उसका वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया है, जो कि है आपका ये रिस्पेक्टिवली दिस मच। बट यहां पे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, एज पर Ind AS 109 financial guarantee will be subsequently remeasured at higher of नंबर वन में है द अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस
द अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस, जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन सेकंड वाला हो चुका है, ठीक है। फाइनेंशियल गारंटी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, लेस एनी क्यूमुलेटिव अमोर्टाइजेशन, लेस एनी क्यूमुलेटिव अमोर्टाइजेशन, यानी आपने जो अपनी फाइनेंशियल गारंटी को रिकॉग्नाइज कर लिया है इनिशियली, उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करने के बाद में उसका अमाउंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 109 का प्रोविजन। अब इसको अप्लाई करते हैं अपन तीनों साल के अंदर, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 1 और 2। तो एज पर पॉइंट नंबर 2 हम वैल्यू निकाल चुके हैं 51,376। सेकेंड ईयर में पॉइंट ये जो है वो है 27,027, ठीक है। थर्ड ईयर में तो वो नील हो गई है। और फर्स्ट ईयर में अब अपने को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस और निकालना है। अब लॉस अलाउंस तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। लॉस अलाउंस के लिए इन लोगों ने कोई आपको ऐसे तकलीफ नहीं दी है। बेसिकली ये कह रहा है कि यदि 31 मार्च X2 को आप असेसमेंट करते हैं तो आपका 1% प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका लोन है उसमें डिफॉल्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, 1%। आपका ग्रॉस एक्सपोजर कितने का है, 10 लाख। 10 लाख के एक्सपोजर पे आपको 1% का नुकसान होने की संभावना है अगर हम अपनी इस फाइनेंशियल गारंटी का असेसमेंट कर रहे हैं 31 मार्च X2 को। तो देखिए 10 लाख पर 1% का नुकसान 31 मार्च X2 को होने की संभावना है, और X3 को यह नुकसान होने की संभावना है 3%, ठीक है ना। और इन्होंने 31 मार्च X3 तक की गारंटी की अकाउंटिंग पूछी है, X4 तक की पूछी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपन X3 तक की बता देंगे। तो 1% और 3% प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट का। तो देखिए 10 लाख का 1% होगा 10,000, और 10 लाख का 3% हो जाएगा 30,000। ये लीजिए हमारे पास में नंबर्स आ गए। क्या नंबर्स आ गए, देखिए दोस्तों यहां पे हमारे पास में जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स हमें ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 और एट द एंड ऑफ ईयर 2 my financial guarantee will be going to subsequently remeasured, है ना, higher of the loss allowance or the amount initially recognized less any cumulative amortization. So 50, या तो हम इसका वैल्यूएशन करेंगे 51,376 पे subsequent measurement, या करेंगे 10,000 पे। इन दोनों में से जो भी हायर होगा। तो सिंस यहां पे आपका जो हायर अमाउंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 51,376। तो फाइनेंशियल गारंटी विल बी मेजर्ड, ऐसा लिख दूं मैं, सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट 51,376। और सेकेंड ईयर में दोस्तों उल्टा हो जाएगा। हमारा जो क्यूमुलेटिव जो अमोर्टाइजेशन है फाइनेंशियल गारंटी का वो आ रहा है टोटल अभी तक 27,027, लेकिन जो अपना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, यानी गारंटी में आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं 10 लाख पे 3% प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के बेसिस पे देखा जाए तो 30,000, और इंडेक्स कहता है जो भी ज्यादा है। और देखिए दोस्तों लॉजिकल भी है, रटना नहीं है इस चीज को कि जो भी ज्यादा है उसके ऊपर अपन को काम करना है। बेसिकली इंडेक्स ने ऐसा क्यों कहा, जो भी ज्यादा है उसको आप गारंटी का वैल्यूएशन कहते हैं ना, बेस बनाइए। सीधी बात है दोस्तों, 10 लाख का लोन है, मान लीजिए 100% बैड डेट्स की संभावना हो गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा, 100% हो गया। तो आपको अपनी गारंटी की वैल्यू फिर बाद में भयंकर तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। रीजन ये है क्योंकि जो आपका एक्सपोजर है लोन का वो पूरा 10 लाख का है, और रियल लाइफ में देखिए ऐसा होता नहीं है दोस्तों कि भाई वो डिफॉल्ट हो ही जाएगा क्या, 100% ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज लगाते हैं अपन, है ना। देखिए डिफॉल्ट होगा, कितने का होगा, कितना अपन चुका पाएंगे, कितना नहीं चुका पाएंगे, वो तो सारी की सारी चीजें फैक्ट से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन में कह दिया कि 3% चांसेस है लॉस होने का, तो लॉस हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो 3% है, और 3% के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पे आपका ये तो आपका अमाउंट आ रहा है 10 लाख, इसका 1%, और ये 30,000 जो आ रहा है वो आ रहा है 10 लाख का 3%। तो सीधी बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नुकसान होने की संभावना जो है वो 30,000 है, तो 27,000 यदि उससे कम है
तो क्यों फाइनेंशियल गारंटी को कम वैल्यू पे कैरी करके रखे हो, उसके बढ़ाओ भाई, उसको 30,000 पे लेके आओ। तो यहां पे मेरा फाइनेंशियल गारंटी जो है उसका एनी हाउ क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 30,000। नाउ माई फाइनेंशियल गारंटी विल बी subsequently measured at 30,000 at the end of year 2। हो गया हमारा काम। अब बस खाली इन मेजरमेंट की हमें एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए दोस्तों, एंट्री कैसे पास करेंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में आप देख रहे हो, आपको अपनी गारंटी को, ठीक है, आपको अपनी गारंटी पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 8064 का, और इसको 30,000 से आपको कम भी करना है। तो आपको यहां पे नेट एडजस्टमेंट कितने का करना है, देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं नेट एडजस्टमेंट आपको कितने का करना है। तो आप यही कहेंगे सर नेट एडजस्टमेंट यहां पे हमको ये करना है कि 8064 से मुझे एक प्लस साइड एडजस्टमेंट करना है और 30,000 से माइनस साइड, यानी 21,936 से इफेक्टिवली मुझे गारंटी की अमाउंट को कम करना है। कैन आई से 21,936 से अगर मैं मेरे गारंटी को कम कर दूं एट द एंड ऑफ ईयर 1 है, ये क्या है, हाँ सॉरी, एट द एंड ऑफ ईयर 1, राइट। सो एट द एंड ऑफ ईयर 1, ये तो ये अकाउंटिंग कब हो रही है, जब आपने गारंटी दी है। चलो इसकी डेट्स भी मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 1 अप्रैल X1 ये अकाउंटिंग आप कर रहे हो 1 अप्रैल X1 को। अब जो मैं दूसरी जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं ना दोस्तों, वो मैं करूंगा 31 मार्च X2 को। नाउ 31 मार्च X2 को मुझे मेरी गारंटी का जो अमाउंट है वो रखना है एज पर माई वर्किंग शीट 51,376। तो बताइए दोस्तों 71,000 की गारंटी को 51,000 पे कैसे कैरी करोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। या तो आपने यहाँ पे देखो ये नेट एडजस्टमेंट का कॉलम ओपन कर लिया तो ठीक बात है, वैसे भी समझ में आता है कि जो गारंटी है वो आपकी 70,000 समथिंग की है और उसको 50,000 पे लाने के लिए 20,000 से कम ही तो करना पड़ेगा ना उसको। तो कम करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, बहुत ही सिंपल एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी फाइनेंशियल गारंटी डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कितने अमाउंट से पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे हम यहां पे एंट्री करेंगे 21,936, 21,936। और ऐसा करते ही हमारे बैलेंस शीट में दोस्तों देखिए, आज अगर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी बैलेंस शीट में ये जो फाइनेंशियल गारंटी है ये कितने से दिखाई जाएगी, जैसा हमने सोचा था। हमने यही तो सोचा था ना कि ये जो फाइनेंशियल गारंटी है वो 51,376 पे दिखनी चाहिए। ये देखिए 51,376 पे दिख रही है और सारे के सारे इंडेस के प्रोविजन को भी हमने यहाँ पे कंप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 51,376 पे ये गारंटी हमारी यहाँ पे दिख रही है। चलिए 31 मार्च X2 को हमने ये काम कर दिया। इसके बाद में 31 मार्च X3 पे आ जाते हैं। 31 मार्च X3 पे क्या करना है वो भी समझ लीजिए। 31 मार्च X3 पे दोस्तों आपको ये करना है कि इस बार आपकी गारंटी का वैल्यूएशन आपके कैलकुलेशन शीट के हिसाब से IFRS 9 के प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए 30,000 रुपीज का। तो देखिए दोस्तों अभी आपकी गारंटी लास्ट कितनी है, 51,376 है ना। देखिए आपकी गारंटी लास्ट है 51,376। अब आपको इस गारंटी को देखिए, मैं चलो बिना एंट्री पास किए हुए बैलेंस शीट बना देता हूं और बैलेंस शीट में मैं यहां पे दिखा देता हूं मेरी जो फाइनेंशियल गारंटी है कितने रुपए की, 30,000 की। अब बताओ दोस्तों, जो लाइबिलिटी मेरी पिछली बार 51,376 की है आज वो 30,000 की हो गई, तो मुझे कितने से इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये लाइबिलिटी आपकी 30,000 की रहे। सीधी बात है, इसमें मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 21,376। एंट्री हो जाएगी फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 21,376 से मुझे ये जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ये लीजिए हो गई गारंटी की अकाउंटिंग। बड़ी ही सिंपल अकाउंटिंग है, ठीक है ना। लेकिन अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर किया हुआ नहीं होता है ना तो बड़ी दिक्कत आ जाती है ना। तो अब ये क्वेश्चन है, अब चलिए एक बार इसके हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन वो बता देता हूं। देखिए 1 अप्रैल को
जब इन्होंने गारंटी का इनिशियल वैल्यूएशन किया तो इन्होंने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैश फ्लो है उसे ढूंढ लिया। ठीक है, हमने डायरेक्ट 3% अप्लाई कर दिया, इन्होंने क्या किया, पहले 11% से कैश फ्लो निकाल लिया, फिर 8% से कैश फ्लो निकाल लिया और डिफरेंशियल कैश फ्लो यहां पे इन्होंने निकाल लिया। तो वैसे देखा जाए तो 90,000 की गारंटी की ताकत है। अब ये 90,000 की ताकत को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में वैल्यू करना है तो 11% का फैक्टर लगा दिया इन लोगों ने। यहाँ पे इन्होंने 3 डिजिट्स फैक्टर्स के लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली आंसर्स के ऊपर 3 डिजिट्स के बेसिस पर इंपैक्ट आएगा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत 10-20 रुपए से आंसर आपका टैली नहीं हो, बट इतना तो अपन समझ सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, है ना। तो आपका इंसेप्शन पे जो फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी आ रहा है वो 73,320 रुपीज आ रहा है, अपना भी इतना ही आ रहा है, 312 रुपीज आ रहा है अपना, क्योंकि जो भी मैंने तो फैक्टर्स आए थे कैलसी के अंदर उसके हिसाब से सारा काम कर लिया। तो वो 5-10 रुपए का जो भी डिफरेंस है वो आपका फैक्टर के अपने रेंज की वजह से आ रहा है। ठीक है, चलिए 73,000 की अपनी जो गारंटी है, इस गारंटी को देखिए अकाउंट फॉर कैसे किया गया, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी को डेबिट किया गया, फाइनेंशियल गारंटी को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, ये फाइनेंशियल गारंटी आपकी रिकॉर्ड हो गई यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फाइनेंशियल गारंटी को रिकॉर्ड करने के बाद में 31 मार्च X2 को इन्होंने वही पहले तो बताया कि इंड एस देखिए क्या कहता है, अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस और वो लेस क्यूमुलेटिव अमोर्टाइजेशन इनिशियल रिकॉग्निशन का, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसके बेसिस पे जो भी अमाउंट आ रहा है आपको उस पे सब्सिक्वेंटली मेजर करना है। तो अब इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ये आपकी फाइनेंशियल गारंटी का अमोर्टाइजेशन टेबल भी बता दिया इन लोगों ने कि ये टेबल के हिसाब से इतनी इतनी वैल्यू बनती है। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल गारंटी का जो अमाउंट है वो 51,000 वाला अमाउंट है वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 51 को यदि अपन 10,000 से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है 51 ज्यादा आ रहा है, तो आपको 51 पे ही उसको कैरी ऑन करके रखना है। तो 73 को 51 बनाने के लिए क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक तो EIR का और एक बेनिफिट प्रोवाइडेड, मतलब दोनों का नेट एडजस्टमेंट जो भी होता है वो करना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में हमें अपनी गारंटी को प्रॉफिट लॉस में अमोर्टाइज कर देना है। कितना अमोर्टाइज कर देना है, 21,935 से, अपना भी इतना ही आया है। ठीक है, बस वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर हो सकता है उसके अंदर, 21,936 आ रहा है अपना, एक ही बात है। ठीक है, और अपनी बैलेंस शीट के अंदर गारंटी अब कितने से दिखेगी, 51,376 से दिख जाएगी। चलिए इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं 31 मार्च X3 के ऊपर। 31 मार्च X3 के ऊपर 3% जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, जो हमारा ग्रॉस एक्सपोजर है 10 लाख का, उस पर 3% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपको लगाना है। तो 30,000 रुपए हो सकता है आपको गारंटी मटेरियलाइज होने की सिचुएशन आ गई। तो 30,000 और वो जो 20,000 उसमें ज्यादा 30,000 है, तो आपको 30,000 पे कैरी करना है। तो आपको अपनी गारंटी को लास्ट ईयर कितने से कम करना है, 21,385 से कम करना है। अपन ने भी ऐसा ही किया है, हमने लास्ट ईयर अपनी गारंटी को 21,376 से कम किया है। दैट इज डिफरेंस बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ एरर। तो ये हुआ दोस्तों हमारा गारंटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई होप आपको ये गारंटी का पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। और ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप डेफिनेटली एक बार रिवाइज करिएगा, और इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप हमारे ईमेल आईडी या फिर हमारे इसी चैनल के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।